हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में पागल एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 40वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रावी के डैड ने आदित्य और रावी को भी हक किया और सोफे पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, आओ बैठो ना, तुम बहुत थक गए होगे ना इतनी दूर के सफ़र से। फिर उन्होंने अपनी मैट से कहा, सुनीता जाकर सबके लिए चाय पानी की व्यवस्था करो। जी सर, बस मैं अभी लेकर आई, कहकर मैड वहां से चली गई। आदित्य कैंडी की जिद पर उसे घुमाने के लिए बाहर लेकर आया था। वह उसे मॉल में लेकर आया था। यह मॉल काफी बड़ा था। इस वक्त उसके साथ रावी भी मौजूद थी। कुछ देर शॉपिंग करने के बाद कैंडी को अपने लिए कुछ टॉयज भी खरीदने थे, इसलिए उसने आदित्य से उसे टॉय स्टोर की तरफ चलने के लिए कहा। तो रावी ने कहा, ठीक है आदित्य, तुम इसे टॉय स्टोर की तरफ ले जाओ, मैं अपने लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। आदित्य ने कहा, ठीक है रावी, जब तुम्हारी शॉपिंग हो जाए तो तुम वहीं आ जाना, हम दोनों तुम्हें वहीं मिलेंगे। रावी ने मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिलाया और डिजाइनर स्टोर की तरफ चली गई। आदित्य ने भी कैंडी को अपनी गोद में उठाया और एक टॉय स्टोर की तरफ बढ़ गया। कैंडी ने अपने लिए काफी सारे टॉयज लिए थे। फिर कुछ देर बाद वह आदित्य का हाथ पकड़कर आदित्य से बोली, डैड, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो प्लीज मुझे कुछ खिलाइए ना। तो आदित्य ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मॉम को इन्फॉर्म कर देता हूँ, फिर हम लोग फूड कोर्ट चलते हैं। आदित्य ने रावी को मैसेज कर दिया और कैंडी का हाथ पकड़े हुए और दूसरे हाथ में उसके खरीदे हुए टॉयज का बैग पकड़े हुए फूड कोर्ट की तरफ बढ़ गया। कैंडी ने अपनी फेवरेट डिशेस ऑर्डर की। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ गया तो कैंडी अपनी फेवरेट डिशेस खाने में बिजी हो गई। वहीं आदित्य, जो अपने फोन में ही कुछ देख रहा था, वह बार बार कैंडी की तरफ भी देख रहा था। कैंडी, जो खाना खाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी, उसे देखकर आदित्य के फेस पर स्माइल आ गई। तभी एक छोटी सी लड़की जो भागते हुए आ रही थी, अचानक से ही वह आदित्य की चेयर के पास ही गिर गई। आदित्य ने जल्दी से अपना फोन टेबल पर रखा और झुककर उस छोटी सी लड़की को खड़ा किया। आदित्य घुटनों के बल उस लड़की के पास बैठ गया और प्यार से उस लड़की से पूछा, बच्चा कहीं चोट तो नहीं लगी ना। वह छोटी सी लड़की कोई और नहीं, मिष्टी थी। मिष्टी हैरानी से आदित्य को देख रही थी। आदित्य ने देखा कि वह छोटी सी लड़की मतलब मिष्टी उसकी बात का जवाब नहीं दे रही है, तो उसने एक बार फिर पूछा, बेबी तुम किसके साथ आई हो। तभी मिष्टी ने जल्दी से आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल दी और कहा, डैड आप आ गए, आप गॉड के घर से वापस आ गए। मिष्टी के ऐसे गले लगने से आदित्य को अपने ही दिल में एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। उसे अलग ही तरह का सुकून महसूस हो रहा था। खुद ब खुद उसकी बाहों ने भी मिष्टी के चारों ओर घेरा बना लिया। तभी कैंडी, जो यह सब देख रही थी, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके डैड किसी और छोटी लड़की को अपने गले लगाए हुए हैं। वह जल्दी से अपनी चेयर से नीचे उतरी और मिष्टी को दूर करते हुए बोली, दूर हटो मेरे डैड से, यह मेरे डैड है, तुम ऐसे कैसे इन्हें अपना डैड कह सकती हो। तो मिष्टी वापस आकर आदित्य के गले लग गई और रुआसी आवाज में बोली, नहीं, यह मेरे डैड है, मैंने गॉड से प्रे की थी तो उन्होंने मेरे डैड को मेरे पास वापस भेज दिया। अब जाकर आदित्य ने मिष्टी की बात पर गौर किया। उसे बड़ी हैरानी हुई कि यह छोटी सी लड़की उसे अपना डैड क्यों कह रही है। उसने फिर प्यार से मिष्टी को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए कहा, बेबी मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ, मैं कैंडी का डैड हूँ। बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम किसके साथ यहाँ आई हो। तो मिष्टी, उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आने लगे। उसने संधी हुई आवाज में कहा, नहीं, आप मेरे डैड हैं, आपकी फोटो मेरी मम्मा के रूम में लगी हुई है, मैं रोज आपकी फोटो से बात करती हूँ डैड। मैंने ही गॉड से कहा था कि वह आपको जल्दी भेज दे, इसलिए उन्होंने आपको भेज दिया। मिष्टी की आंखों में आंसू देखकर आदित्य को अपने दिल में एक अलग ही तरह की बेचैनी महसूस हुई। उसने प्यार से अपनी अंगूठी से मिष्टी के आंसुओं को साफ किया और कहा, बच्चा ऐसे रोते नहीं है। तभी कैंडी ने थोड़ा गुस्से से मिष्टी को दूर धक्का दे दिया, जिससे मिष्टी वापस फर्श पर गिर गई। कैंडी गुस्से से मिष्टी से बोली, तुम बार बार मेरे डैड को अपना डैड क्यों कह रही हो, जब उन्होंने भी एक बार कह दिया ना कि वह तुम्हारे डैड नहीं है। तुम क्यों बार बार हमें परेशान कर रही हो, जाओ अपनी मम्मा के पास। आदित्य ने हैरानी से कैंडी की तरफ देखा। वह जानता था कि कैंडी उसे लेकर बहुत पजेसिव है और कैंडी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता अगर आदित्य किसी और बच्चे से प्यार से बात कर लेता था। तो उसने कैंडी को थोड़ा प्यार से समझाते हुए कहा,
कैंडी तुम ऐसा बिहेव कैसे कर सकती हो इसके साथ। फिर आदित्य ने वापस मिष्टी को खड़ा किया और कहा, बेबी तुम ठीक हो ना। तो मिष्टी ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, आप मेरे साथ घर चलिए। आपको पता है मम्मा आपको बहुत मिस करती है, वह बहुत रोती है। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ हमारे घर चलिए। तभी रावी जो कुछ देर पहले ही वहाँ आई थी, वह यह सब देखकर थोड़ी हैरान हुई। फिर वह आदित्य के पास आकर बोली, आदित्य कौन है यह बच्ची। तो आदित्य ने खड़े होते हुए कहा, पता नहीं रावी, यह बच्ची गिर गई थी तो मैंने बस इसकी हेल्प की, पर ये बार बार मुझे अपना डैड क्यों कह रही है। आदित्य की बात सुनकर रावी ने हैरानी से मिष्टी की तरफ देखा। वही कैंडी गुस्से से मिष्टी को घूर रही थी। रावी ने आदित्य से कहा, हो सकता है इसके डैड की शक्ल तुमसे मिलती जुलती हो, इसलिए कंफ्यूज हो गई हो। फिर उसने प्यार से मिष्टी से कहा, बेबी तुम्हारी मम्मा कहाँ है। तो मिष्टी ने रावी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वह आंसू भरी आंखों से आदित्य को ही देख रही थी। आदित्य को पता नहीं क्यों, पर यह बच्ची बहुत अपनी सी लग रही थी। वह अपनी नजरें मिष्टी पर से हटा ही नहीं पा रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वह मिष्टी को ऐसे ही अपनी बाहों में भरे हुए रहे। तभी रावी ने आदित्य से कहा, आदित्य तुम कैंडी को लेकर गाड़ी तक पहुंचो, मैं इसकी माँ को ढूंढकर उनके पास छोड़ कर आती हूँ। आदित्य जो कब से मिष्टी को ही देखे जा रहा था, उसने रावी की तरफ देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ, जिसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसे मिष्टी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर उसने झुककर कैंडी को अपनी गोद में उठा लिया। फिर रावी से कहा, मैं तुम्हारा गाड़ी के पास इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। कहकर उसने एक नज़र मिष्टी की तरफ देखा, जो अपनी आंसू भरी नजरों से आदित्य को ही देख रही थी। फिर आदित्य ने गहरी सांस ली और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए। वही मिष्टी आदित्य को जाते हुए देखते रह गई। पार्किंग एरिया में पहुंचकर आदित्य ने कैंडी को गाड़ी में बैठाया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है कैंडी। तो कैंडी जो मुंह फुलाए हुए बैठी हुई थी, उसने अपने डैड की तरफ देखकर कहा, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपने उसे हक क्यों किया। तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कैंडी के बालों में हाथ फेरा और कहा, बच्चा वह गिर गई थी ना, और वह कितना रो रही थी, और वैसे भी हमें औरों की हेल्प करना चाहिए। तो कैंडी ने कहा, हाँ तो ठीक है ना, आप हेल्प करते, फिर वह आपको अपना डैड क्यों कह रही थी। आप सिर्फ मेरे डैड हैं, उसके नहीं, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब वह आपको डैड कह रही थी। आदित्य ने कैंडी को अपनी गोद में बैठा लिया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा, मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा कि उसके डैड गॉड के पास चले गए हैं, और वह रो भी रही थी। तो हमें ऐसे किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए ना। क्या हो गया अगर वह थोड़ी देर के लिए मुझे अपने गले से लगा रही थी तो। वह तुमसे कितनी छोटी है ना। तो कैंडी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है डैड, मैं गुस्सा नहीं होऊंगी, पर मुझे उसका आपको डैड के ना अच्छा नहीं लगा। आदित्य ने प्यार से समझाते हुए कहा, अगर कोई सैड होता है ना कैंडी, तो उसके फेस पर स्माइल लाई जाती है, ना कि उसे और ज़्यादा सैड किया जाता है। यही सिखाया है ना मैंने तुम्हें। तो कैंडी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, सॉरी डैड, अब मैं कभी ऐसे बिहेव नहीं करूंगी। आप कहो तो मैं वापस जाकर उसे सॉरी बोल देती हूँ। आदित्य ने कहा, अब तक वह अपनी मम्मा के पास चली गई होगी, कोई बात नहीं, पर आइंदा से तुम मेरी बात याद रखना। अब तक रावी भी गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी। रावी ने फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और सीट पर बैठते हुए कहा, छोड़ दिया उसकी मम्मा के पास, उसकी मम्मा उसे ही ढूंढ रही थी। कहकर उसने आदित्य की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बाप बेटी की भी सुलह हो गई। तो आदित्य ने कैंडी की टमी पर गुदगुदी करते हुए कहा, भला मेरी कैंडी मुझसे नाराज रह सकती है। तो कैंडी भी अब जोर जोर से हंसने लगी और कहा, डैड मत करो ना ऐसा। कुछ ही देर में आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मिष्टी गाड़ी में ही रूहानी के पास बैठी हुई थी और रो रही थी। रूहानी बार बार उसे चुप करवाते हुए कह रही थी, मिष्टी तुम्हें गलतफहमी हुई होगी बेटा, वह तुम्हारे डैड नहीं है। तो मिष्टी ने कहा, नहीं मम्मा, वह मेरे ही डैड है, मैंने अपने डैड की फ़ोटो देखी हुई है ना, और मैंने ही गॉड से कहा था, इसलिए तो उन्होंने मेरे डैड को वापस भेज दिया। रूहानी ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ठीक है मिष्टी, अब घर चले। अपनी बेटी को अपने डैड के लिए ऐसे रोता हुआ देखकर रूहानी का दिल अंदर ही अंदर जैसे टूट रहा था, लेकिन फिर वह मिष्टी के सामने खुद को काफ़ी स्ट्रांग बनाए हुए रखी थी। कुछ ही देर में रूहानी ने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गई।
रात का वक्त मिष्टी अपनी माँ रूहानी से चिपक कर सोई हुई थी और इस वक्त वह बड़ी ही गहरी नींद में थी। वहीं रूहानी की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वह अपना सिर अपने लिए अपने एक हाथ पर टिकाए और दूसरे हाथ से अपनी बेटी के सॉफ्ट बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए एक ही बात सोच रही थी कि मिष्टी ने आखिर किसे देखा है जिसे वह अपना डैड समझ बैठी है। हो सकता है उसकी शक्ल रेहान से मिलती जुलती हो, इसलिए मिष्टी को कोई धोखा हो गया हो, वरना रेहान अगर होते तो वह लौटकर हमारे पास जरूर आते। फिर रेहान कभी अपने परिवार से दूर रह ही नहीं सकते थे। फिर रूहानी ने प्यार से मिष्टी के सिर को चूम लिया और एक बूंद आंसू का बहकर मिष्टी के गालों में ही कहीं गुम हो गया। रूहानी को बार बार मिष्टी का वह उदास चेहरा याद आ रहा था। इतने सालों में रूहानी ने मिष्टी को पहली बार इतना उदास देखा था। उसका दिल जैसे फटा जा रहा था अपनी बेटी को अपने डैड के लिए उदास होता हुआ देखकर। वहीं दूसरी तरफ आदित्य बालकनी में खड़ा हुआ चांद की तरफ एकटक देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों बार बार मिष्टी का मासूम चेहरा अपनी आंखों के आगे नजर आ रहा था। उसे वह पल याद आ रहा था जब मिष्टी ने उसे हक कर लिया था। उस वक्त आदित्य के दिल में जो फीलिंग उभर आई थी, आदित्य उस फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई कीमती चीज उससे दूर हो गई हो। तभी रावी ने उसे पीछे से हक कर लिया और उसकी पीठ पर अपना सिर टिकाए अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान ने तिरछी नजरों से रावी की तरफ देखा। रावी ने आंखें बंद किए ही कहा, आदित्य, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। वाकई में। रेहान ने रावी के हाथ को हटाकर उसे खुद से थोड़ा दूर किया और फिर रावी से कहा, अपने डैड से मिलकर तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है ना रावी। वैसे तुम यहीं पर शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती हो? आखिर तुम्हारे डैड हैं यहाँ पर, उन्हें भी अकेलापन फील नहीं होगा? तो रावी ने भी स्माइल करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें अब यहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। कहते हुए रावी ने आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल ली और एक टक उसकी आंखों में देखती रही। रावी जिस नज़र से आदित्य को देख रही थी, आदित्य को बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए उसने रावी के हाथ अपने गले से हटाते हुए कहा, रावी, मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे नींद आ रही है, चलो तुम भी सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है। कहकर आदित्य जैसे ही रूम में जाने लगा, रावी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके सामने आकर खड़े होते हुए बोली, तुम कब मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे आदित्य? मैं अब तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी फीलिंग नहीं है आदित्य? आदित्य, क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं नजर आता? आदित्य ने एक नज़र रावी की तरफ देखा और फिर कहा, मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ रावी, और तुम जानती हो क्यों? इसलिए प्लीज़ मेरे सामने बार बार इस बात का जिक्र मत किया करो। कहकर आदित्य रूम में आ गया। वहीं रावी उदास नज़रों से आदित्य को जाते हुए देखती रही। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आदित्य, और तुम्हें खोना नहीं चाहती, और मैं चाहती हूँ मैं और कैंडी हमेशा ही ऐसे ही एक हैप्पी फैमिली की तरह रहें। आदित्य अंदर जाकर बेड पर लेट गया और अपनी आंखें बंद कर ली। वह अभी सो नहीं रहा था क्योंकि उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी, कुछ आवाज़ें गूंज रही थी। वह नहीं जानता था कि वह आवाज़ें किसकी थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी शिद्दत के साथ उसका इंतजार कर रहा है। यह आवाज़ जब भी उसके दिमाग में गूंजती थी, उसका दिल बेचैन होने लगता था। वह जितना इन आवाज़ों को पहचानने की कोशिश करता था, उसकी तबीयत खराब होने लगती थी और अब भी उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। इसलिए वो उठकर बैठ गया और साइड टेबल की ड्रॉवर से एक दवा की बोतल बाहर निकाली और उसमें से एक टैबलेट लेकर उसे मुंह में रख लिया और साइड टेबल पर ही रखे पानी के गिलास उठाकर एक घूंट पानी पिया और खुद को रिलैक्स करते हुए कहा, यह आवाज़ किसकी है? क्यों मुझे इतना बेचैन करती है? कौन हो तुम जो मेरा इंतजार कर रही हो? क्यों हूँ मैं तुमसे फिर इतना दूर? या तो तुम मुझे मिल जाओ, वरना पूरी तरह से मेरी जहन से मिट जाओ। आदित्य एक बार फिर से लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दवा के असर से अब धीरे धीरे उसे नींद आने लगी थी। वहीं रावी बालकनी के रूम में आई। उसने एक नज़र सोते हुए आदित्य की तरफ देखा और फिर रूम का डोर ओपन कर बाहर चली गई। दूसरा दिन आदित्य रावी के डैड सुनील जी के साथ हॉल में ही बैठा हुआ कॉफ़ी पी रहा था। सुनील जी किसी गहरी सोच में थे। उन्होंने अपने कॉफ़ी
का कप टेबल पर रखते हुए आदित्य से कहा, आदित्य फिर तुमने क्या सोचा है? तो आदित्य ने कंफ्यूज से सुनील जी की तरफ देखा और बोला, अंकल मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? सुनील जी ने अब काफी गंभीर एक्सप्रेशन के साथ कहा, तुम्हारी और रावी की शादी के बारे में। तुम लोग इतने साल से साथ में हो, मुझे लगता है अब तुम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इस बारे में तुमसे पहले भी बात की थी पर तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। तो आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, अंकल आपको पता है कि रावी और मैं दोनों दोस्त की तरह हैं। तो सुनील जी ने कहा, कैंडी तुम्हें अपना डैड समझती है और जब से कैंडी ने अपना होश संभाला है उसने तुम्हें ही अपना डैड माना है। पर तुम भी सोचो ना, कुछ साल बाद जब कैंडी बड़ी होगी और जब उसे पता चलेगा कि जिसे वह अपना डैड समझ रही है वह तो उसकी माँ का हस्बैंड भी नहीं है, तो क्या जवाब दोगे तुम उसे? और कल को दुनिया भी तो कई तरह की बातें बनाएगी ना कि बिना शादी किए तुम दोनों साथ में क्यों रह रहे हो। तभी रावी ने, जो कुछ देर पहले ही वहां आई थी और उसने अपने डैड की बात सुन ली थी, वह अपने डैड के पास बैठते हुए बोली, डैड प्लीज़ उसे फोर्स करना बंद कीजिए और मैं खुश हूँ इस तरह भी। हम लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते हैं और अब्रॉड में कोई भी इस बात का सवाल नहीं उठाता है। तो सुनील जी ने कहा, पर बेटा यह इंडिया है और तुम जानते हो ना यहाँ के कल्चर के बारे में। यहाँ कोई भी लड़का है या लड़की बिना शादी के साथ में नहीं रह सकते हैं, वरना लोग अलग तरह की बातें बनाते हैं। अपने डैड की बात सुनकर रावी ने आदित्य की तरफ देखा और कहा, आदित्य तुम जाओ, मुझे डैड से कुछ अकेले में बात करनी है। तो आदित्य ने एक नज़र सुनील जी की तरफ देखा और उठकर वहां से चला गया। फिर रावी ने अपने डैड से कहा, डैड आप आदित्य की कंडीशन के बारे में जानते हैं ना, और फिर भी आप उसे फोर्स कर रहे हैं। और आदित्य अगर मुझसे शादी नहीं करना चाहता है तो प्लीज़ उस पर दबाव तो मत बनाइए। हो सकता है आगे चलकर वह खुद ही शादी शादी के लिए तैयार हो जाए। तो सुनील जी ने कुछ सोच कर कहा, रावी मैं सिर्फ तुम्हारी और कैंडी के बारे में सोच कर ही यह बात कह रहा था। मैं भी चाहता हूँ कि तुम तीनों हैप्पी फैमिली की तरह हमेशा साथ में रहो, पर जो डिसीजन कुछ साल बाद लेना है उसे अभी क्यों नहीं लिया जा सकता? रावी ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है डैड, मैं खुद इस बारे में आदित्य से बात करूंगी, पर प्लीज आप प्रॉमिस कीजिए आप आदित्य से इस बारे में अब कोई बात नहीं करेंगे और उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं बनाएंगे। रावी की बात सुनकर रावी के डैड अब चुप हो गए। अब उन्होंने इसका फैसला आदित्य और रावी पर छोड़ना ही बेहतर समझा। कुछ दिनों बाद रावी और आदित्य ने परमानेंटली अब इंडिया में ही शिफ्ट होने का फैसला कर लिया था, क्योंकि आदित्य का भी मन इंडिया को छोड़कर जाने का नहीं था। उसे यहाँ एक अपनेपन की फीलिंग आती थी और रावी के डैड भी अब अकेले नहीं रहना चाहते थे। इसलिए रावी को भी यह डिसीजन लेना ही पड़ा कि अब वह हमेशा के लिए इंडिया में ही रहेगी और अपने डैड को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। दरअसल रावी एक डॉक्टर थी और अब्रॉड की एक बड़े से हॉस्पिटल में ही वह प्रैक्टिस करती थी। अब जाहिर सी बात है वह इंडिया में ही शिफ्ट हो रही थी, तो उसने यहीं के एक बड़े हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने का डिसीजन लिया था। रावी काफ़ी क्वालिफाइड डॉक्टर थी, इसलिए रावी को आसानी से एक बड़े मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी, एक स्पेशलिस्ट के तौर पर। वहीं राठौर मेंशन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दादी ने वीर से पूछा, वीर माहिरा वापस कब आ रही है? वीर ने अपना नाश्ता करते हुए ही कहा, बस दादी 2 दिन में ही वापस आ रही है। तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अच्छा है, वैसे भी हमें अपने नन्ही शैतान से मिले बहुत दिन हो गए हैं। तो वीर ने भी हंसते हुए कहा, आपका नन्हा शैतान आपको भी बहुत मिस करता है दादी। फिर दादी ने विक्रांत से कहा, विक्रांत सभी बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवा दिया है ना? तो विक्रांत ने कहा, हाँ दादी मैंने बात कर ली है, 4-5 दिनों में बच्चों को स्कूल भी जाना है। रूहानी अपने कैबिन में बैठी हुई अपना वर्क कर रही थी कि तभी वीर ने अंदर आते हुए कहा, रूहानी तुम अगर कुछ ज़रूरी काम नहीं कर रही हो तो क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? तो रूहानी ने अपना सिर उठाकर वीर की तरफ देखा और कहा, वीर आओ ना बैठो। कहकर रूहानी अपनी चेयर से खड़ी हो गई और आकर सोफे पर बैठ गई। वीर उसके सामने ही सोफे पर बैठ गया। रूहानी ने पूछा, वीर क्या बात करनी थी तुम्हें? तो वीर ने एक इनविटेशन कार्ड उसके सामने रखते हुए कहा, यह मिस्टर बत्रा का कार्ड है। दरअसल कल शाम उनके यहाँ पार्टी है, उनके साथ हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, उस सिलसिले में तो हमें वहीं जाना होगा। तो रूहानी ने कहा, वीर तुम और विक्रांत चले जाओ, मेरा जाना ज़रूरी है नहीं। तो वीर ने कहा, रूहानी तुम इस बार रिहान की पोजीशन संभाल रही हो तो तुम्हारा भी वहाँ होना ज़रूरी है। रूहानी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है वीर, मैं कल तुम्हारे साथ
चलूँगी। तो वीर ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, रूहानी कब तक खुद को ऐसे खुद में ही समेटे रहोगी? लोगों से मिलो-जुलो, थोड़ा आगे बढ़ो। तुमने पूरी तरह से अपने आप को काम में डुबो लिया है, इसके अलावा भी तुम्हारी एक दुनिया है। पर रूहानी ने फीकी से स्माइल के साथ कहा, जानती हूँ वीर, पर मेरी दुनिया था वो तो मुझसे दूर चला गया ना। जिस दुनिया को सजाने के सपने मैंने रेहान के साथ देखे थे, पर वह चला गया, तो अब बस मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ मिष्टी की वजह से, वरना मैं भी कब का जिंदगी को छोड़ चुकी होती। तभी विक्रांत ने अंदर आते हुए कहा, सिर्फ मिस्ट्री तुम्हारी सब कुछ लगती है और हम सब फैमिली वाले कुछ भी नहीं। तो रूहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सब नहीं होते ना विक्रांत, तो पता नहीं मेरा और मिष्टी का क्या होता, कैसे संभाल पाती मैं खुद को और मिष्टी को। विक्रांत भी सोफे पर बैठते हुए बोला, मिष्टी सिर्फ तुम्हारी और रेहान की बेटी नहीं है, बल्कि हम सबकी भी जान है। इसलिए तुम कभी भी खुद को और मिष्टी को अकेला मत समझना। फिलहाल कल तुम वक्त पर रेडी रहना मिस्टर बत्रा की पार्टी अटेंड करने के लिए। रूहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया। तभी वीर ने रूहानी से पूछा, रूहानी मिष्टी कहाँ रह गई? मिष्टी कह रही थी कि उसने अपने डैड को देखा था। किसे देखा था मिष्टी ने? वीर की बात सुनकर विक्रांत ने भी सवालिया नज़रों से रूहानी की तरफ देखा। तो रूहानी ने कहा, मुझे भी नहीं पता वीर। दरअसल जब मैं उस दिन मिष्टी को शॉपिंग मॉल लेकर गई थी, उस समय मिष्टी भागते हुए फूड कोर्ट की तरफ चली गई थी। मैं उसे ढूंढ ही रही थी, पर वह पता नहीं किससे मिलकर आई। तब से वह रट लगाए बैठी है कि उसने अपने डैड को देखा है। हो सकता है कि रेहान की शक्ल से मिलता जुलता कोई आदमी हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह रेहान होगा। तो विक्रांत ने भी कहा, सही कह रही हो रूहानी, क्योंकि अगर वो रेहान होता तो अपनी फैमिली के पास जरूर लौट कर आता। दूसरा दिन एक 5 स्टार होटल के सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से सुनील जी कैंडी को अपनी गोद में उठाए बाहर निकले। रावी और आदित्य भी गाड़ी से बाहर आए। रावी ने कैंडी को अपनी गोद में लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, अब मम्मा की गोद में आ जाओ, चलो, नानू को इतना परेशान मत करो। पर कैंडी ने रावी की गोद में जाने की बजाय आदित्य की तरफ अपने हाथ फैला दिए, तो आदित्य ने भी कैंडी को अपनी गोद में ले लिया। मिष्टी ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर सुनील जी से कहा, इतने साल हो गए आप लोगों की दोस्ती को, लेकिन अभी तक अंकल आपको भूले नहीं हैं। वह हर पार्टी में आपको इन्वाइट करते हैं। तो सुनील जी ने हंसते हुए कहा, बचपन की यारी है हमारी, ऐसी थोड़ी टूट जाएगी। अब चलो, देर हो रही है। पहले ही उसने कई बार कॉल करके पूछ लिया है। सुनील जी और आदित्य रावी और कैंडी के साथ अंदर की तरफ चले गए। पार्टी में एंटर होते ही वहां मौजूद कुछ लोग आदित्य को अजीब नजरों से देखने लगे और आपस में ही खुसर पुसर करने लगे। आदित्य ने लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा ध्यान कैंडी की तरफ था। तभी एक आदमी ने दूसरे आदमी से कहा, यह तो रेहान राठौर है ना? यह किसके साथ यहाँ है? इनकी बीवी तो मिसेस रूहानी राठौर है ना? यह बच्ची कौन है और उसके साथ यह दूसरी औरत कौन है? ऐसे ही कुछ सवाल जवाब और भी लोगों के दिमाग में चल रहे थे, पर रेहान ने यह सब नोटिस नहीं किया। उसका पूरा ध्यान तो रावी और कैंडी की तरफ ही था। लेकिन रावी ने यह सब जरूर नोटिस किया। उसे बड़ा अजीब लग रहा था कि रेहान को लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं। कुछ देर बाद कैंडी ने नीचे उतरने की जिद की, तो आदित्य ने भी उसे नीचे उतार दिया। कैंडी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मा, मुझे वहाँ पर आइसक्रीम खानी है, प्लीज़ चलो ना। तो रावी ने कैंडी से कहा, कैंडी, तुम बहुत आइसक्रीम खाने लगी हो, आज तुम्हें कोई आइसक्रीम नहीं मिलेगी। सुनील जी ने कहा, रावी, ले जाओ ना इसे वहाँ पर, तब तक मैं और आदित्य बत्रा जी से मिल लेते हैं। रावी ने अपनी डैड की तरफ देखते हुए कहा, डैड, आपने और आदित्य ने इसे पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। कैंडी मेरी कोई बात तो मानती नहीं है। तभी कैंडी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, मम्मा प्लीज़ चलो ना। कहकर कैंडी रावी का हाथ खींचने लगी, तो रावी ने भी गहरी सांस ली और कैंडी को लेकर उस तरफ चली गई जहां पर अलग अलग वैरायटी की आइसक्रीम सर्व की जा रही थी। आदित्य अभी आगे जा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। आदित्य ने सुनील जी से कहा, अंकल आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। कहकर आदित्य अपना फ़ोन लेकर एक साइड में चला गया। सुनील जी बत्रा जी के पास चले गए उनसे मिलने के लिए। आदित्य अपना फ़ोन लेकर थोड़ा बाहर की तरफ आ गया, क्योंकि अंदर म्यूजिक की वजह से आवाज़ साफ सुनाई नहीं दे रही थी। आदित्य कान पर फ़ोन लगाए किसी से बात कर रहा था। उसका ध्यान सामने की तरफ बिल्कुल नहीं था। तभी वो अचानक किसी से टकरा गया। ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, कहकर आदित्य ने सामने वाली लड़की के हाथ को पकड़ लिया।
उसके सामने कोई और नहीं रूहानी थी। रूहानी जो अपने फ़ोन में ही कुछ देखते हुए आगे बढ़ रही थी, वो अचानक से वह आदित्य से टकरा गई। रूहानी ने जैसे ही खुद को संभाला और उसकी नज़र जैसे ही आदित्य के चेहरे पर गई, तो एकदम से उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई और कुछ ही पलों में उसकी आंखों में हजारों तरह के इमोशंस उमड़ आए। वहीं आदित्य भी रूहानी को चेहरे को गौर से देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि वह रूहानी को बहुत अच्छे से जानता है। रूहानी की आंखें आदित्य को सामने देखकर खुशी से और हैरानी से नम हो गई। वह जल्दी से आकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान, तुम जिंदा हो? रेहान, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हें सामने देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। मतलब उस दिन मिष्टी ने सही कहा था कि तुम हो, वो तुमसे ही मिली थी, उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई थी। वहीं रूहानी के ऐसे सीने से लग जाने से आदित्य को पता ही नहीं चला कि कब उसने खुद रूहानी को अपनी बाहों में भर लिया। इस बात का तो उसे भी पता नहीं चला, क्योंकि रूहानी के ऐसे सीने से लग जाने से आदित्य को वही अपनापन महसूस हो रहा था जो मिष्टी के हक करने पर उसे महसूस हुआ था। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आदित्य ही रेहान है, तो आगे से हम आदित्य को रेहान के नाम से ही जानेंगे। रूहानी ने अपना चेहरा उठाकर रेहान से कहा, तुम जिंदा थे तो वापस लौटकर क्यों नहीं आए अपने परिवार के पास? क्यों तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? एक बार भी अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, तो क्यों मुझसे दूर रहे तुम? रूहानी रोते हुए बोल रही थी। उसके हर एक शब्द में, हर एक आंसू में उसका दर्द बयां हो रहा था, जो पिछले 4 सालों से उसने सहा था। वह सब अपने आंसुओं के जरिए रेहान के सामने जता रही थी। वही रूहानी को रोता हुआ देखकर रेहान का मन बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की उसके सीने से लगी हुई है, उसके आंसू उसे इतना बेचैन क्यों कर रहे हैं, क्यों उसकी नज़दीकी उसे अपनापन का एहसास करा रही है। अभी वो रूहानी को कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से रावी ने उसे आवाज़ दी, आदित्य, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रूहानी और रेहान दोनों ने ही पलटकर रावी की तरफ देखा। रावी कन्फ्यूजन से और कई सवाल आंखों में लिए रेहान को देख रही थी। वही रूहानी भी कन्फ्यूज से रावी को देख रही थी। रूहानी को यह समझ नहीं आया कि वह लड़की उसकी रेहान को आदित्य के नाम से क्यों पुकार रही है। अभी वह कुछ कहने ही वाली थी, तभी कैंडी दौड़ती हुई आई और रेहान को डैड कहते हुए उसकी गोद में चढ़ गई। एक छोटी सी बच्ची का रेहान को डैड कहने से रूहानी एकदम से शॉक्ड रह गई। वह मन ही मन बोली, क्या यह बच्ची रेहान को अपना डैड क्यों कह रही है? और यह लड़की कौन है? अब तक रावी भी आदित्य के पास आकर खड़ी हो गई थी। वह सवालिया नजरों से रूहानी को देख रही थी और कुछ ऐसे ही नजरें रूहानी की भी थी। रावी ने एक नज़र आदित्य की तरफ देखा और फिर रूहानी से पूछा, आप कौन हैं? तो रूहानी ने भी कहा, मैं रेहान की बीवी हूँ, यह मेरे पति हैं, पर आप कौन हैं? और यह बच्ची इन्हें डैड क्यों कह रही है? अभी रावी को ध्यान आया कि यह तो वही है जिसकी बेटी उस दिन आदित्य से मॉल में टकराई थी। रूहानी की बात सुनकर रावी कुछ देर के लिए शॉक्ड रह गई और थोड़ी बेचैन भी। फिर भी अपनी बेचैनी छुपाते हुए बोली, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, यह आपके पति रेहान नहीं है, ये आदित्य है। रूहानी ने रेहान की बात थामते हुए कहा, गलतफहमी आपको हुई है, यह मेरे पति हैं, आदित्य नहीं, रेहान राठौर है यह। तभी कैंडी ने आदित्य से कहा, डैड, यह आपको रेहान क्यों कह रही है? आपका नाम तो आदित्य है ना? तभी रेहान ने कैंडी से कहा, नहीं बच्चा, शायद आंटी को कुछ गलतफहमी हो गई होगी, इसलिए मुझे कोई और समझ रही। रेहान के ऐसे जवाब देने से रूहानी एकदम से शॉक रह गई। उसे नहीं लगा था कि रेहान उसे पहचानने से इनकार कर देगा। वह अब रेहान के सामने रोते हुए बोली, रेहान, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे रेहान हो, हमारी बच्ची भी है मिष्टी, वह तुमसे मिली थी ना उस दिन। मुझे लगा उससे गलतफहमी हुई है, पर उसे गलतफहमी नहीं हुई थी, उसने सच में अपने डैड को देखा था। रेहान, अब तो हमारे पास लौट आओ, हमारी बच्ची ने तुम्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा है, उसे भी तुम्हारे प्यार की जरूरत है रेहान। रूहानी की बातें सुनकर रावी के फेस पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। उसे बार बार रूहानी का आदित्य के करीब आना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने इमोशंस को कंट्रोल किए हुई थी। तभी रेहान ने कैंडी को रावी की गोद में पकड़ाया और फिर रूहानी के हाथ को अपनी बाह से हटाते हुए कहा, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आदित्य हूँ, रेहान नहीं। हो सकता है आपके पति की शक्ल मुझसे मिलती जुलती हो, इसलिए आपकी बेटी ने भी उस दिन मुझे अपना डैड समझ लिया, पर मैं वह नहीं हूँ जो आप मुझे समझ रही हैं। रावी ने भी आदित्य की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ आदित्य, तुम सही कह रहे हो, अब चलो, वैसे भी डैड तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहकर रावी ने रेहान की बाह में अपनी बाह डाली और उसे लेकर वहां से चली गई। रूहानी वहीं खड़ी हुई आंसू भरी आंखों से आदित्य को किसी और के साथ जाते हुए देख रही थी। वह चिल्लाते हुए बोली, रेहान, तुम मेरे रेहान हो,
तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रूहानी रोते हुए घुटनों के बल वहीं बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। रेहान के जाने के बाद यह दूसरी बार था जब रूहानी ऐसे टूट कर रो रही थी। तभी विक्रांत, जो उस तरफ ही आ रहा था, जब उसने रूहानी को ऐसे रोते हुए देखा तो वह जल्दी से उसके पास आया और घुटनों के बल बैठते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे रो क्यों रही हो रूहानी? सब ठीक तो है ना? रूहानी ने विक्रांत को देखा तो उसके सीने पर सिर रखे रोते हुए बोली, विक्रांत, वह रेहान रेहान यही है। वह मुझे नहीं पहचानता। रेहान नहीं पहचानता मुझे। रूहानी रोते हुए बड़ी मुश्किल से बोल पा रही थी। विक्रांत रूहानी की बात सुनकर कुछ पल के लिए तो ब्लैंक ही रह गया कि उस दिन मिष्टी भी ऐसा ही कुछ कह रही थी और आज रूहानी खुद भी। क्या वाकई में कोई इंसान ऐसा है जिसकी शक्ल रेहान से मिल रही है? पहले विक्रांत ने रूहानी को संभालना ही सही समझा। उसने रूहानी के बालों को सहलाते हुए कहा, देखो रूहानी, शांत हो जाओ। अगर रेहान वाकई में इसी शहर में है तो हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, पर खुद को संभालो रूहानी। अब तक वीर भी वहां आ गया था। वीर ने कन्फ्यूजन से रूहानी को रोते हुए देख रहा था। रूहानी को रोते देख रहा था। फिर उसने सवालिया नजरों से विक्रांत की तरफ देखा तो विक्रांत ने रूहानी को खड़ा करते हुए कहा, वीर, तुम रूहानी को गाड़ी में ले जाकर बैठाओ, मैं अभी आया। तो वीर ने पूछा, ऐसा क्या हो गया रूहानी, ऐसे रो क्यों रही है? तो विक्रांत ने कहा, तुम इसे लेकर तो जाओ, फिर तुम्हें सब बताता हूँ। रूहानी ने भी वीर को देखते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मुझे रेहान से मिलना है। मैं रेहान को अपने साथ लेकर जाऊंगी। वो लड़की उसे आदित्य क्यों कह रही थी और वो बच्ची उसे अपना डैड क्यों कह रही थी? वह तो मिष्टी के डैड है ना। मैं अपनी रेहान को लेकर जाऊंगी। कहते हुए रूहानी उस तरफ जाने लगी जिस तरफ से रेहान गया था। वीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रूहानी, तुम हमारे साथ गाड़ी में चलो, हम ढूंढ कर लाते हैं तुम्हारे रेहान को। रूहानी ने बच्चों की तरह कहा, तुम पक्का मेरे रेहान को ले आओगे ना? प्लीज उसे ले आओ, वो यही है। वीर उसे समझाते बुझाते हुए बाहर की तरफ ले गया। वहीं विक्रांत ने एक नजर रूहानी को वीर के साथ जाते हुए देखा और फिर अपने कदम पार्टी हॉल की तरफ बढ़ा दिए। वह भी देखना चाहता था कि पार्टी में ऐसा कौन सा इंसान मौजूद है जिसका चेहरा रेहान से मिलता है और क्या वो वाकई में रेहान हो सकता है। और अगर रेहान है तो उसने रूहानी को पहचानने से इनकार क्यों किया? क्यों नहीं पहचाना उसे? वहीं विक्रांत पार्टी हॉल में पहुंचा और आसपास नजरें घुमाते हुए रेहान को ढूंढने लगा। वहीं दूसरी तरफ रावी रेहान को लेकर पार्किंग एरिया में आ गई। रेहान ने थोड़ी हैरानी से पूछा, रावी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें बुलाया है, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तो रावी ने हड़बड़ाते हुए गाड़ी का डोर ओपन करते हुए कहा, वह डैड ने कहा है कि हम लोगों को घर चले जाना चाहिए, वह बाद में आ जाएंगे। तो रेहान ने कन्फ्यूजन से पूछा, पर ऐसे अचानक क्या हुआ है? तो रावी ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं घर जाना चाहती हूँ। आदित्य, प्लीज अब तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, घर चलो। अब आदित्य ने आगे कुछ नहीं कहा और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। रावी भी उसके बगल में ही कैंडी को गोद में लिए बैठ गए। आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। वहीं विक्रांत को भी पार्टी हॉल में रेहान से मिलती जुलती शकल वाला कोई भी इंसान नजर नहीं आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रूहानी ने किसे देखा है जिसे देखकर वह इतना ज्यादा परेशान हो गई है। आखिर हार कर वह भी पार्किंग एरिया की तरफ आ गया जहाँ पर वीर उसी का ही वेट कर रहा था। रूहानी गाड़ी के अंदर ही बैठी हुई थी और बेचैनी से विक्रांत के लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे तो यही लगा था कि विक्रांत रेहान को अपने साथ लेकर आएगा, पर जब उसने विक्रांत को अकेले आते हुए देखा तो वह जल्दी से गाड़ी से बाहर आ गई और विक्रांत के पास आते हुए बोली, वह कहाँ है विक्रांत? रूहानी अपने आसपास देखते हुए बोली, जैसे वो रेहान को ढूंढ रही हो। तुम रेहान को साथ में लेकर क्यों नहीं आए? तुमने कहा था ना तुम उसे लेकर आओगे। तो विक्रांत ने उसे समझाते हुए कहा, रूहानी, शांत हो जाओ, मुझे वहां पर रेहान नहीं मिला है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। तो अब रूहानी ने चिल्लाते हुए कहा, क्या मैं अपने रेहान को नहीं पहचानूंगी? बोलो, क्या इन 4 सालों में कभी भी मैंने तुमसे यह बात कही है? ठीक है, तुम रहने दो, मैं खुद जाकर उसे ढूंढूंगी। कहकर रूहानी वापस पार्टी हॉल की तरफ जाने लगी तो विक्रांत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मैं अपने आदमियों से कहूंगा सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करें। अगर रेहान यहाँ मौजूद होगा तो किसी न किसी फुटेज में तो वह नजर आ ही जाएगा ना। वीर ने भी रूहानी को समझाते हुए कहा, रूहानी, विक्रांत सही कह रहा है। आखिरकार रूहानी दोनों की बात मानकर गाड़ी में बैठ गए। विक्रांत ने वीर से कहा, वीर, तुम रूहानी को घर ले जाओ, कुछ देर में मैं पहुंचता हूँ घर।
वीर ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी ड्राइव कर वहां से निकल गया। विक्रांत ने अपना फ़ोन निकालकर किसी का नंबर डायल किया और सामने वाले का फ़ोन पिक करते ही उसने उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और वापस फ़ोन अपनी पॉकेट में रख लिया और अपने कदम पार्टी हॉल की तरफ बढ़ा दिए। पूरे रास्ते रावी किसी गहरी सोच में ही बैठी हुई थी। कैंडी उसकी गोद में ही सो चुकी थी। उसकी गाड़ी कुछ देर बाद उसके घर के सामने आकर रुकी। रेहान ने अपनी सीट बेल्ट खोली और गाड़ी से बाहर आ गया। फिर उसने दूसरी साइड से आकर रावी की तरफ का डोर ओपन करते हुए कहा, रावी चलो, घर आ गया है। रावी, जो अभी तक गहरी सोच में थी, एकदम से हड़बड़ाकर रेहान की तरफ देखने लगी और बोली, हाँ आदित्य चलो। कहकर रावी ने कैंडी को जैसे ही अपने कंधे पर उठाना चाहा, आदित्य ने रावी को गोद से कैंडी को ले लिया और कहा, मैं इसे अंदर लेकर जा रहा हूँ, तुम आ जाओ। कहकर रेहान अंदर की तरफ बढ़ गया। रावी भी गाड़ी का डोर बंद कर रेहान के पीछे पीछे ही अंदर की तरफ चली गई। रेहान ने कैंडी को संभाल कर बेड पर लेटाया और फिर अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। वहीं रावी रूम में आई और उसने एक नज़र सोई हुई कैंडी की तरफ देखा और उसके बगल में बैठकर प्यार से उसके सिर को सहलाने लगी। कैंडी को इतनी सुकून से सोते हुए देखकर रावी को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने झुककर कैंडी की फॉरहेड पर किस किया और फिर उठकर रूम से बाहर आ गई। रावी के दिमाग में इस वक्त काफ़ी कुछ उथल पुथल मची हुई थी। उसे बार बार रूहानी मिष्टी और उसकी बातें याद आ रही थी। एक अनजाना सा डर उसके मन में घर करने लगा। उसने अपने लिए किचन में जाकर एक ब्लैक कॉफ़ी बनाई और उसे लेकर वह अपनी रूम की बालकनी की तरफ आ गई। रेहान और रावी दोनों के ही रूम अलग थे। कैंडी ज़्यादातर रेहान के पास ही सोती थी क्योंकि बचपन से ही वह रेहान के पास ही ज़्यादा रही थी। रावी बालकनी में बैठी हुई कॉफ़ी की सिप लेते हुए सोच रही थी। कुछ देर बाद उसने कॉफ़ी टेबल पर रखी और उठकर अपने रूम से बाहर आई और रेहान के रूम की तरफ बढ़ गए। वह रेहान से कुछ बात करना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि आज के इंसिडेंट का असर रेहान के दिमाग पर क्या हुआ है और रेहान इस बारे में क्या सोच रहा है। रावी ने धीरे से रूम का डोर ओपन किया तो उसकी नज़र बेड की तरफ गई जहाँ पर कैंडी रेहान के सीने से चिपकी हुई बड़ी ही सुकून से सोई हुई थी। रेहान भी अब तक सो चुका था। उन दोनों को ऐसे सोता हुआ देखकर रावी के फेस पर स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, कभी कभी अपनों के लिए स्वार्थी बनने में कोई गलत नहीं होता है। कैंडी की खुशियों में कभी उससे दूर नहीं होने दूंगी। फिर रावी ने गहरी सांस ली और वापस रूम का डोर बंद करके बाहर आ गई। रावी अपने रूम में आई और जल्दी से लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई। अब वह लैपटॉप पर रेहान राठौर के बारे में सर्च करने लगी। जैसे जैसे वह सर्च कर रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे पर हैरानी और परेशानी के भाव को बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ देर बाद उसने लैपटॉप बंद करते हुए आश्चर्यचकित होते हुए कहा, रेहान राठौर? क्या आदित्य रेहान राठौर हो सकता है या फिर रेहान राठौर की शक्ल सिर्फ आदित्य से मिलती है? और अगर ये वाकई में रेहान राठौर हुआ तो मेरा क्या होगा और मेरी कैंडी का क्या होगा? क्योंकि रेहान राठौर पावरफुल फैमिली को बिलोंग करता है। वह लोग कभी भी आदित्य को मुझसे दूर कर सकते हैं। वह लोग इसकी इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। हे भगवान, यह रेहान राठौर ना हो, वरना मेरी हंसती खेलती फैमिली बर्बाद हो जाएगी। मेरी कैंडी का हैप्पी फैमिली का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। फिर तभी रावी ने दोबारा सोचा, पर रेहान राठौर की बीबी और बच्चे का क्या? उसका भरा पूरा परिवार है, उन सब का क्या? वह लोग तो कितने सालों से रेहान को मरा हुआ समझ रहे हैं। नहीं, जो भी हो, यह रेहान राठौर नहीं है, यह सिर्फ आदित्य है। बस अब इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानती। कहकर रावी ने कुछ सोचकर लैपटॉप को उठाकर साइड में रखा और ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गई। काफ़ी देर तक रावी की आंखों में नींद भी नहीं थी, लेकिन रावी भी बहुत थकी हुई थी और सुबह उसे हॉस्पिटल भी जाना था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वह भी नींद के आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ रूहानी मिष्टी को अपने सीने से लगाए प्यार से उसके बालों को सहला रही थी और उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। मिष्टी, डैड अब जल्दी आने वाले हैं। तुम उस दिन सही थी बेटा, तुम वाकई में अपनी डैड से मिली थी, पर अफसोस तुम्हारे डैड हमें नहीं पहचानते हैं। पता नहीं वह क्यों उस औरत और उसकी बेटी के साथ चले गए, पर मैं तुम्हारे डैड को वापस लेकर आऊँगी। मैं हार नहीं मानूंगी। वह तुम्हारे डैड ही हैं। किसी इंसान की शक्ल मिल सकती है पर उसके एहसास नहीं, और मैं अपने रेहान को कैसे नहीं पहचान सकती? वह मेरा रेहान ही है। जिस तरह से उसने मुझे अपनी बाहों में भरा था और वह एहसास, वह टच, वह तो मैं आंख बंद करके भी पहचान सकती हूँ। रूहानी ने स्माइल करते हुए अपने आंसू पोंछे और प्यार से मिष्टी के फॉरहेड को चूमते हुए कहा, बस कुछ दिन और, फिर मम्मा और तुम्हारे डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और हम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। मिष्टी,
कहकर रूहानी ने मिष्टी को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। एक तरफ था उम्मीद टूटने का डर और दूसरी तरफ था सब कुछ सही होने की उम्मीद। अब यह तो वक्त ही जानता है कि किसकी उम्मीदें टूटती है और किसकी उम्मीदें सच साबित होती है। वीर और विक्रांत लैपटॉप पर एक वीडियो देख रहे थे, जिन्हें देखकर उनके दोनों के ही चेहरे पर हैरानी के भाव नजर आ रहे थे। उनके सामने ही दो आदमी अपना सिर झुकाए हुए खड़े हुए थे। कुछ देर बाद वह वीडियो खत्म हुई तो विक्रांत ने लैपटॉप बंद करते हुए वीर से कहा, मतलब रूहानी सही कह रही थी, वाकई में उसने रेहान को देखा था। फिर अपना फॉरहेड रब करते हुए कहा, और अगर यह रेहान है तो फिर उसने रूहानी को पहचाना क्यों नहीं? तो वीर, जो किसी गहरी सोच में था, उसने उन दोनों आदमियों से कहा, फिलहाल तुम दोनों जाओ और जो तुम्हें कहा है उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास जल्द से जल्द लेकर आओ। वह दोनों आदमी अपना सर झुकाए वहां से बाहर चले गए। फिर वीर ने सोफे से खड़े होते हुए कहा, कोई शक नहीं है कि यह रेहान है। इसका मतलब उस हादसे में रेहान जिंदा बच गया था। मुझे लगता है कि रेहान की याददाश्त उस हादसे में चली गई है, इस वजह से वह रूहानी को पहचान नहीं पाया। तो विक्रांत ने थोड़ा डाउटफुली कहा, पर ऐसा भी हो सकता है कि इसकी शक्ल रेहान से मिलती हो। तो वीर ने कहा, पता नहीं क्यों विक्रांत, मेरा दिल कहता है कि यह रेहान ही है। हम तीनों का बचपन एक साथ बीता है। रेहान की बॉडी लैंग्वेज और इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज मिलती जुलती है, तुम्हें नहीं लगता? तो विक्रांत ने भी कुछ सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। फिर कुछ याद करते हुए कहा, पर रूहानी ने एक बात और कही थी, किसी औरत और बच्चे के बारे में, कि वह बच्ची रेहान को अपना डैड कह रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह सब है क्या। तो वीर ने गहरी सांस ली और विक्रांत से कहा, अब इस बारे में तो इन्वेस्टिगेशन करवानी ही होगी। आखिर वह औरत और वह बच्ची कौन है, और वह बच्ची रेहान को अपना डैड क्यों कह रही है। तभी हम लोग किसी नतीजे तक पहुंचेंगे। तभी स्टडी रूम का डोर ओपन हुआ और रूहानी अंदर आई। रूहानी ने वीर और विक्रांत की तरफ देखा और उनकी तरफ आते हुए बोली, कुछ पता चला? उस सीसीटीवी फुटेज में तुम्हें रेहान नजर आया ना? तो विक्रांत ने वीर की तरफ देखा तो वीर ने भी अपनी पलकें झपकाते हुए जैसे कहा कि रूहानी को शब बता दो। तो विक्रांत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर रूहानी को पकड़कर सोफे पर बिठाया और कहा, रूहानी, पहले तो तुम रिलैक्स हो जाओ और हमारी बात शांति से सुनो। रूहानी सवालिया नजरों से विक्रांत और वीर को देख रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर भी था कि उसकी उम्मीद टूट ना जाए। तभी विक्रांत ने लैपटॉप की स्क्रीन रूहानी के सामने करते हुए कहा, यह देखो, तुम खुद ही देख लो। रूहानी ने जब लैपटॉप पर चल रही वीडियो को देखा तो उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसकी आंखें नम हो गई। वो खुश होते हुए बोली, देखा देखा, मैंने कहा था ना, यह मेरा रेहान ही है। मैं भला अपनी रेहान को क्यों नहीं पहचानूंगी? वो जिंदा है, मिष्टी के डैड जिंदा है। मेरी बच्ची हुई बहुत रोई है अपने डैड के लिए, अब उसे उसके डैड मिल जाएंगे। तो वीर ने भी आकर रूहानी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रूहानी, पर पहले हमें पता लगाना होगा कि रेहान तुम्हें पहचाना क्यों नहीं पाया, और वह औरत और वह बच्ची कौन थी। विक्रांत ने कहा, इसके लिए हमें उस औरत को ढूंढना होगा, क्योंकि अब सच वही हमें बता सकती है। तो वीर ने कहा, इसके लिए अपने आदमियों को बोल दो उस औरत की जल्द से जल्द पहचान करें। सीसीटीवी फुटेज में वह औरत भी तो नजर आ रही है ना, जो उस वक्त रेहान को अपने साथ ले गई थी। विक्रांत ने हाँ में सिर हिलाया और अपना फोन निकाल कर किसी को मैसेज किया और फिर रूहानी से कहा, अभी तुम यह बात घर में किसी को मत बताना, पहले हमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करने दो, उसके बाद ही हम यह बात घर में सबको बताएंगे। तो रूहानी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कहा, हाँ, और मुझे पता है जैसे ही यह खबर दादी और दादाजी को पता चलेगी वह बहुत खुश हो जाएंगे। कितना तड़पते हैं वह रेहान की याद में। दादी हमेशा ही मेरे सामने काफ़ी स्ट्रांग बनकर रही हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनका दिल अंदर से कितना रोता है। 2 दिन बाद रावी परेशान सी हालत में अपने घर के हॉल में ही चहलकदमी कर रही थी। उसे इतना परेशान देखकर सुनील जी, जो कुछ देर पहले ही वहां आए थे, उन्होंने रावी से पूछा, रावी क्या हुआ? मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ, तुम काफ़ी परेशान नजर आ रही हो। सब ठीक तो है ना बेटा? रावी ने अपनी डैड की तरफ देखते हुए कहा, हाँ डैड, सब ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप परेशान मत होइए। तो सुनील जी ने रावी का हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया और उसके बगल में ही बैठते हुए बोले, रावी, तुम मेरी बच्ची हो और तुम्हें मैंने पाला है। तुम्हारे हर एक हरकत से पहचान सकता हूँ मैं कि तुम कब खुश और कब परेशान। बताओ मुझे क्या हुआ? रावी, जिसका सिर इस वक्त दर्द से फटा जा रहा था, यह सोच सोच कर कि कहीं आदित्य की फैमिली सच में आदित्य को उससे दूर न कर दे, उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपना सिर अपने पिता के कंधे पर रख लिया और बोली, डैड,
बहुत डर लग रहा है मुझे। सुनील जी ने थोड़ा परेशान होते हुए पूछा। डर लग रहा है? पर क्यों, बताओ मुझे। तो रावी ने अपना चेहरा उठाकर अपने डैड की तरफ देखा और उस पार्टी वाली रात की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सुनील जी के चेहरे पर हैरानी वाले भाव आ गए। उन्होंने फिर रावी से कहा, रावी, हो सकता है कि वह लड़की सही बोल रही हो, वाकई में आदित्य ही उसका पति रेहान राठौर ही हो। और अगर ऐसा है बेटा, तो वो कहीं गलत नहीं है। आदित्य आदित्य की जो असली पहचान है, जो असली दुनिया है, उसे कभी ना कभी तो उसमें लौटना ही होगा ना। तो रावी ने रुआसी आवाज में कहा, डैड, पिछले 4 सालों से आदित्य हमारे साथ है और आप जानते हैं ना कि जब से कैंडी ने अपना होश संभाला है, उसने आदित्य को ही अपना डैड माना है। और अगर आदित्य कैंडी से दूर हो जाएगा तो मेरी कैंडी का क्या होगा? कैसे रहेगी वो अपने डैड के बिना? और मेरा क्या होगा डैड? सुनील जी रावी की बात सुनकर एक गहरी सोच में चले गए। फिर कुछ देर बाद बोले, पर रावी, तुम भी जानती हो कि आदित्य अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका है, लेकिन वह लोग नहीं भूले जो उसकी असली फैमिली है। सोचो इन 4 सालों में उनकी फैमिली पर क्या बीती होगी। और अब तो तुम भी यह जान चुकी हो कि आदित्य शादीशुदा है और उसकी बच्ची भी है। वो बच्ची भी तो पिछले 4 सालों से अपने डैड के बिना रही है ना। और उस लड़की का क्या, जो शादीशुदा होते हुए भी विधवा की जिंदगी जी रही है? यह तो उन लोगों के साथ नाइंसाफी है ना। रावी ने खड़े होते हुए कहा, डैड, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और आप सही कह रहे हैं, लेकिन 4 सालों में मैं और कैंडी आदित्य से इतना जुड़ चुके हैं कि उसके दूर जाने का ख्याल भी हमें डरा देता है। मैं अब आदित्य से दूर नहीं रह सकती डैड। मैं आदित्य को कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। आदित्य, कैंडी और मैं एक हैप्पी फैमिली की तरह हमेशा साथ रहेंगे। सुनील जी को अपनी बेटी के लिए भी बुरा लग रहा था। वह अपनी बेटी की फीलिंग्स से भी अनजान नहीं थे। अब वह भी एक दुविधा में फंस चुके थे, और सही और गलत की दुविधा में। रावी को अंदर घुटन हो रही थी, इसलिए वह गार्डन एरिया की तरफ चली गई। गार्डन में कैंडी रेहान के साथ खेल रही थी। रावी कुछ ही दूरी पर खड़ी होकर रेहान और कैंडी को साथ में खेलते हुए देख रही थी। दोनों को साथ में इतना खुश देखकर रावी के फेस पर स्माइल आ गई और उसने अपने कदम रेहान की तरफ बढ़ा दिए। रेहान, जिसका ध्यान इस तरफ नहीं था कि रावी उसी की तरफ आ रही है, अचानक से रावी ने आकर उसकी कमर में अपनी बाहें लपेट ली और उसके सीने पर अपना सिर रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान एकदम से चौंक गया, लेकिन फिर कंफ्यूजन से उसने रावी से पूछा, रावी, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? तो रावी ने ऐसे ही आंखें बंद किए हुए ही कहा, रेहान प्लीज़, अभी कोई सवाल मत पूछो और ऐसे ही खड़े रहो। रेहान ने भी अब रावी के सिर को सहलाते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसे ही खड़ा हूँ तुम्हारे पास। रेहान को लगा शायद रावी काम की टेंशन की वजह से थोड़ी परेशान है, इसलिए रेहान भी उसे अपनी बाहों में भरे काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। रूहानी आज ऑफिस नहीं गई थी क्योंकि उसका मन भी नहीं था, इसलिए वह गार्डन में ही बैठी हुई थी। मिष्टी, अंश और वंश तीनों ही गार्डन में ही खेल रहे थे, पर रूहानी किसी गहरी सोच में थी। उसके दिमाग से बार बार रेहान के साथ हुई वह मुलाकात जा ही नहीं रही थी। जाते भी कैसे, उसने ये 4 साल कैसे निकाले थे रेहान के बिना, ये वही जानती थी। उसका तो मन कर रहा था कि जल्द से जल्द वीर और विक्रांत रेहान के बारे में पता लगा ले और वह रेहान के पास चली जाए और उसे वापस अपने घर ले आए। तभी किसी ने रूहानी की आंखों पर अपनी हथेली रख दी। रूहानी ने उसकी हथेली को छू कर देखा, फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, माहिरा। माहिरा ने हंसकर रूहानी के चेहरे की तरफ देखा और कहा, यार रूहानी, तुम हर बार मुझे कैसे पहचान जाती हो? वैसे तुम किस सोच में थी? कहकर माहिरा रूहानी के पास आकर बैठ गई। माहिरा की बात सुनकर रूहानी के चेहरे पर एक पल के लिए फिर उदासी आ गई, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी उदासी को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाते हुए कहा, किसी भी सोच में नहीं। अच्छा तुम बताओ कैसी हो, और हमारा वह नन्हा शैतान कहाँ है? माहिरा ने कहा, वहीं अपनी परदादी की गोद में। वहाँ पर भी उसने मुझे परेशान कर दिया। यार, वह मुझे और अपने डैड से ज़्यादा अपनी परदादी से प्यार करता है। तभी मिष्टी, अंश और वंश भी दौड़ते हुए माहिरा के पास आए और उसे घेर कर खड़े हो गए। मिष्टी ने माहिरा से कहा, मासी, मैंने आपको बहुत मिस किया। अंश और वंश ने भी कहा, मासी, हमने भी आपको बहुत मिस किया। और कुछ आपको पता है, आपके पीछे मम्मा ने हमें कितना सारा डांटती थी। अंश और वंश की बात सुनकर माहिरा रूहानी दोनों को हंसी आ गई। वहीं माहिरा ने मिष्टी को उठाकर अपनी गोद में बिठाया और उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मेरा बच्चा, मैंने भी तुम तीनों को बहुत मिस किया। अंश और वंश भी आकर माहिरा के पास ही बैठ गए और बोले, मम्मा सी, हमने आपसे मम्मा की शिकायत की है, आप मम्मा को बोलना मत।
आप बस उन्हें डांट देना कि अंश और वंश को ज़्यादा डांटा ना करे। माहिरा ने भी अंश और वंश की नकल करते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मा को डांटूंगी भी और उन्हें बताऊंगी भी नहीं कि मुझे यह बात अंश और वंश ने कही है। अब तो ठीक है ना। तो अंश और वंश ने खुश होकर माहिरा की गाल पर किस किया और वहां से भाग गए। माहिरा ने हंसते हुए कहा, यह सुहाना के बच्चे भी ना बिल्कुल सुहाना पर ही गए हैं, एकदम बवाल। तभी मिष्टी ने कुछ याद करते हुए माहिरा से कहा, मासी आपको पता है मैं उस दिन डैड से मिली थी। माहिरा ने हैरानी से पहले मिष्टी की तरफ देखा और फिर रूहानी की तरफ। रूहानी ने कुछ सोचते हुए मिष्टी से कहा, मिष्टी तुम अंदर जाकर खेलो। कहकर रूहानी ने मिष्टी को माहिरा की गोद से उतार दिया। मिष्टी भागकर अंदर चली गई। फिर माहिरा ने दोबारा पूछा, बताओ मुझे रूहानी, मिष्टी क्या कह रही थी? क्या मतलब था उसकी बात का? क्या वो वाकई में अपने डैड से मिली थी? दरअसल रूहानी ने आज तक कभी भी सुहाना और माहिरा से कोई भी बात नहीं छुपाई थी, तो वह इतनी बड़ी बात भला उससे क्यों छुपाती। उसने माहिरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो मुझे तुमसे बात करनी है। दरअसल रूहानी माहिरा के लौटने का ही इंतजार कर रही थी ताकि वो सुहाना और माहिरा को एक साथ ये बात बता सके। कहकर रूहानी माहिरा का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और उसे अपने साथ अंदर ले गई। कुछ देर बाद रूहानी के रूम में रूहानी ने सुहाना और माहिरा को उस दिन पार्टी वाली रात की सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सुहाना और माहिरा दोनों ही हक्की बक्की रह गईं और वह हैरानी से आंखें बड़ी किए रूहानी को देखने लगी। सुहाना ने पूछा, तुम सच कह रही हो रूहानी? क्या वाकई में वो रेहान जीजू ही थे? तो रूहानी बोली, हाँ सुहाना, क्या मैं अपनी रेहान को नहीं पहचानूंगी? और उस दिन विक्रांत और वीर ने भी मेरी बात का भरोसा नहीं किया था, पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में रेहान को देखा तब जाकर उन्हें मेरी बात का भरोसा हुआ। और मुझसे भी पहले मिष्टी भी अपने डैड से मिल चुकी है और मेरी बच्ची ने अपने डैड को पहचान भी लिया था। माहिरा ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड यार, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आखिर माजरा क्या है? और तुम बता रही थी वह बच्ची और वह औरत कौन थे वह लोग? और रेहान जीजू तुम्हें नहीं पहचानते, लेकिन वो बच्ची उन्हें डैड क्यों कह रही थी? तो क्या वह औरत उनके बच्चे? तो रूहानी ने एकदम से मायरा के मुंह पर हाथ रखा और कहा, ऐसा मत कहो। वैसे भी वो बच्ची रेहान की कैसे हो सकती है? रेहान के साथ वो हादसा हुए 4 साल बीते हैं और वो बच्ची 5-6 साल की लग रही है। मतलब साफ है कि वो बच्ची रेहान की नहीं हो सकती। फिलहाल विक्रांत और वीर इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उस औरत को भी ढूंढ रहे हैं, तभी हमें कुछ पता चलेगा। सुहाना ने भी स्माइल करते हुए कहा, पर रूहानी इसमें पॉजिटिव खबर भी तो है कि रेहान जीजू जिंदा है। भले ही वह अभी तुम्हें नहीं पहचान रहे, हो सकता है उस हादसे में उनकी याददाश्त चली गई हो, इसलिए वह तुम्हें नहीं पहचान पा रहे हो। लेकिन तुम प्लस पॉइंट भी तो देखो, खोई हुई याददाश्त कभी ना कभी तो वापस लौटती है ना। बस हमें किसी भी तरह से रेहान जीजू को वापस यहाँ लाना होगा और उन्हें बताना होगा कि उनकी खुद की एक फैमिली है, उनकी बीवी है, उनकी प्यारी सी बच्ची है। मिष्टी के बारे में तो वह जानते भी नहीं है। सुहाना की बात सुनकर रूहानी इमोशनल हो गई और उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने स्माइल करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो सुहाना, बस मुझे इसी बात की उम्मीद है कि मेरा रेहान मेरे पास जल्द वापस लौट आए और मिष्टी को उसके डैड का प्यार मिले। तो रूहानी ने कहा, ऐसा जरूर होगा। कहकर उसने रूहानी को हक कर लिया। सुहाना ने भी रूहानी और माहिरा दोनों को कसकर हक करते हुए कहा, अरे मैं भी तो हूँ, मुझे भी तो अपनी खुशी में शामिल करो। रूहानी और माहिरा दोनों ने हंसते हुए सुहाना को भी हक कर लिया और कहा, तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं। हॉस्पिटल आज रावी सुबह से ही सर्जरी में बिजी थी और वह शाम को 4 बजे तक उसने 3 सर्जरी कर ली थी। इस वक्त वो बुरी तरह से थक चुकी थी क्योंकि लास्ट की सर्जरी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी और बहुत ही ज़्यादा थका देने वाली भी, खासकर दिमाग को। तभी एक नर्स उसके पास आई और बोली, मैम कोई आपकी कैबिन में आपका काफ़ी देर से वेट कर रहा है और वह 2-3 बार आपके बारे में पूछ चुका है। रावी ने अपने ग्लव्स उतारते हुए कन्फ्यूजन से पूछा, मेरा वेट कर रहा है? कौन? कोई नाम तो बताया होगा ना। तो नर्स ने कहा, कोई वीर चौहान है, वही आपका वेट कर रहे हैं। वीर चौहान? यह कौन है? तो रावी ने फिर अपना
अप्रेन उतारते हुए कहा, ठीक है मैं देखती हूँ, और अपने कैबिन की तरफ चली गई। रावी अपने कैबिन का डोर ओपन कर अंदर गई तो अंदर ही वीर उसके डेस्क के सामने ही चेयर पर बैठा हुआ उसी का वेट कर रहा था। रावी ने अपनी चेयर पर बैठते हुए कहा, जी कहिए, क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? वीर जो अपना फ़ोन देख रहा था उसने एक नज़र रावी की तरफ देखा और फिर कुछ सोचने के बाद रावी से कहा, मुझे आपसे आदित्य के बारे में कुछ पूछना है। दरअसल वीर और विक्रांत के आदमियों ने सारी जानकारी निकाल ली थी। इस वक्त रेहान कहाँ रहता है और उसका नया नाम क्या है? आदित्य का जिक्र सुनकर रावी कुछ देर के लिए हड़बड़ा गई। उसके फेस के एक्सप्रेशन को वीर ने भी नोटिस किया था, जिससे वो समझ गया था कि उसका शक सही है कि रावी जान चुकी थी आदित्य की असली आइडेंटिटी के बारे में। वीर ने सामने डेस्क पर रखे हुए पानी के गिलास को उठाया और रावी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मुझे लगता है आपको इसकी ज़रूरत है, लीजिए। रावी ने एक नज़र वीर की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से पानी का गिलास ले लिया और एक ही सांस में उस गिलास को खाली कर दिया। रावी अपनी घबराहट छुपाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वीर की पैनी नज़र से वह अपनी घबराहट छुपा नहीं पाई। उसने गिलास वापस डेस्क पर रखा और एक गहरी सांस लेने के बाद कहा, आप आदित्य के बारे में क्या जानना चाहते हैं और आप उसे कैसे जानते हैं? तो वीर ने आराम से चेयर पर लीन होते हुए कहा, जानता तो मैं रेहान राठौर के बारे में ज़्यादा कुछ हूँ, लेकिन फिलहाल रेहान राठौर की नई पहचान है आदित्य। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि रेहान राठौर आदित्य कैसे बना, वह तो मुझे आप ही बेहतर बता सकती हैं, क्योंकि 4 सालों से वह आपके साथ है। अब रावी ने अपनी घबराहट छुपाकर थोड़ी गुस्से से कहा, देखिए, आदित्य से आपका कोई लेना देना नहीं है। आदित्य हमारी फैमिली के मेंबर है और मेरी बेटी के डैड भी। आप किस रेहान राठौर की बात कर रही हैं? मैं उसे नहीं जानता, मैं सिर्फ आदित्य को जानती हूँ और मुझे नहीं लगता कि आदित्य आपको जानता होगा, तो मैं उसके बारे में आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। वीर ने भी सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, आपकी बताने या ना बताने से या फिर मानने या ना मानने से यह सच नहीं बदल जाएगा मिस रावी कि आदित्य ही रेहान राठौर है। अभी मैं आपसे सीधी तरह से पूछ रहा हूँ, तो बेहतर होगा सीधी तरह से मुझे बता दीजिए, वरना वीर चौहान को और भी कई तरीके आते हैं सच उगलवाने के। रावी ने हैरानी से वीर की तरफ देखा और कहा, आप मुझे धमकी दे रहे हैं मिस्टर चौहान? तो वीर ने अपनी कंधे उचकाते हुए कहा, आप इसे धमकी समझना चाहती हैं तो आप धमकी समझिए, और मैं धमकी सिर्फ देता नहीं हूँ, उसे पूरी भी करता हूँ। मैं कल आ रहा हूँ रेहान को वापस ले जाने के लिए। कहकर वीर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और रूम का डोर ओपन कर वहां से निकल गया। वीर के जाते ही रावी ने एकदम से अपनी बैग चेयर से टिका ली और घबराई हुई आवाज़ में खुद से बोली, जिस चीज़ का डर था वही हुआ, ये लोग मेरे आदित्य को ले जाएंगे। नहीं, अब मेरी बेटी और मैं आदित्य के बिना नहीं रह सकते। मुझे कुछ करना होगा मुझे। रावी अपना सिर अपनी चेयर से टिकाए आंखें बंद किए बैठी हुई थी। इस वक्त उसका दिमाग फ्लैशबैक में चल रहा था। 4 साल पहले उस वक्त रावी का कैंप के सिलसिले में एक गांव गई हुई थी। उसके साथ और भी कई सारे डॉक्टर्स की टीम भी थी। तभी गांव वाले एक शख्स को जख्मी हालत में उनके कैंप में लेकर आए। उस शख्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और देखकर ही लग रहा था कि इसका काफ़ी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वह शख्स कोई और नहीं, रेहान था। रावी और बाकी डॉक्टर की टीम ने जल्दी से रेहान का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि उसकी सांसें भी धीमी धीमी चल रही थी। बाकी के डॉक्टर ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि इसे बचाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन रावी फिर भी कोशिश करना चाहती थी। रेहान को सर्जरी की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए रावी ने अपने सीनियर्स को परमिशन दी और रेहान को अपने साथ एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले आए। रावी ने खुद रेहान की सर्जरी की थी, दिन रात रेहान की देखभाल की। रेहान पूरे 15 दिन तक कोमा में रहा था और उसकी कंडीशन में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था, पर रावी ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इस दौरान रावी एक बार भी घर नहीं गई थी, जबकि उसकी खुद की 1.5 साल की एक बच्ची थी। रावी अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ही डेडिकेटेड रही थी। ऐसे ही नहीं, वह दुनिया की बड़ी सर्जन में गिनी जाती थी। रावी रेहान के बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए वो उसके घर इन्फॉर्म नहीं कर पाई। उसे उम्मीद थी कि जैसे ही पेशेंट को होश आएगा वह उससे उसके घर का पता पूछकर उन्हें इन्फॉर्म कर देगी, ताकि उसकी फैमिली वाले पता
चल जाए। आखिर वो सब भी उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। करीब 20 दिन बाद रेहान को होश आया। उसकी बॉडी भी धीरे धीरे रिकवर होने लगी थी। रेहान ने जब पहली बार अपनी आंखें खोली थी तो रावी की आंखों में तो खुशी के आंसू ही आ गए थे। आखिर 20 दिनों से वह लगातार रेहान की दिन रात देखभाल कर रही थी, लेकिन जब उसे पता चला कि रेहान अपनी पिछली मेमोरीज भूल चुका है तो वह थोड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे रेहान का असली नाम तक नहीं पता था। फिर रावी ने ही उसे एक नया नाम दिया था, आदित्य। रेहान पूरा 1 महीना हॉस्पिटल में ही रहा। उसके बाद रावी उसे अपने साथ घर ले आई। रेहान शुरू में बहुत ही चुपचाप रहता था, क्योंकि उसे ना अपनी पहचान का पता था ना अपने परिवार का पता था। लेकिन कैंडी के साथ धीरे धीरे वह जैसे अपनी जिंदगी में वापस लौट रहा था। कैंडी भी अब रावी से ज्यादा रेहान के साथ रहती थी और बहुत खुश भी रहती थी। रेहान भी कैंडी के साथ बहुत खुश रहता था। उसकी मासूम सी हरकतें, उसकी मीठी बातें, सब रेहान को जैसे अपनी जिंदगी की ओर वापस ला रही थी। कुछ महीनों बाद ही रावी रेहान और कैंडी को लेकर अब्रॉड शिफ्ट हो गई, क्योंकि उसे वहाँ के काफ़ी बड़े हॉस्पिटल में जॉब मिल गई थी और यह अपॉर्चुनिटी वह किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती थी। उसका सपना था उस हॉस्पिटल में जॉब करने का। धीरे धीरे रावी के मन में रेहान के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। रावी ने शुरू में तो अपनी फीलिंग्स रेहान के सामने कभी कन्वेंस नहीं की, लेकिन एक दिन उसने रेहान को अपनी फीलिंग्स बता दी कि वह उसके लिए क्या सोचती है। रेहान ने यह जानने के बाद ना तो हाँ कहा और ना ही ना। इसलिए रावी समझ गई कि वही रेहान से एक तरफा प्यार करने लगी है और रेहान के मन में उसके लिए वैसी वाली फीलिंग्स नहीं है। इसलिए फ़िलहाल के लिए उसने इंतज़ार करना ही सही समझा और वह आज तक इंतज़ार ही कर रही थी कि कब रेहान के मन में उसके लिए भी एहसास जागे। लेकिन तभी रेहान का परिवार अब सामने आ गया और अब रावी के मन में रेहान को खोने का डर बढ़ता ही जा रहा था। वह रेहान के बिना अब अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। रात का वक्त, रावी का घर। रेहान और रावी डाइनिंग हॉल में बैठे हुए डिनर कर रहे थे। रावी भी चुपचाप सिर झुकाए अपना डिनर कर रही थी, पर उसे देखकर ही लग रहा था कि वह डिनर नहीं कर रही है, वह सिर्फ प्लेट में खाली चम्मच ही घुमा रही थी। आदित्य काफ़ी देर से रावी के बिहेव को नोटिस कर रहा था, क्योंकि जब से रावी हॉस्पिटल से आई थी काफ़ी चुपचाप लग रही थी। कैंडी और सुनील जी पहले ही डिनर कर चुके थे, इसलिए अब वह अपने रूम में थे। कैंडी रेहान के रूम में ही बैठे खेल रही थी। अब डाइनिंग हॉल में सिर्फ रेहान और रावी ही थे। रेहान ने रावी से पूछा, रावी क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना? रावी ने उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया, वह वैसे ही बैठी रही। तो आदित्य ने दोबारा उससे पूछा, रावी मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तभी रावी ने अपनी नज़र उठाकर आदित्य की तरफ देखा। उसकी आंखें इस वक्त नम थी। रावी की आंखों की नमी देखकर रेहान ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुम्हें, मुझे बताओ। रावी ने रेहान से कुछ नहीं कहा और उठकर अपने रूम में चली गई। आदित्य हैरानी से उसे जाता हुआ देखता रहा कि आखिर परेशानी क्या है इसे। रेहान भी अपनी चेयर से उठकर रावी के पीछे ही चला गया। रावी अपने रूम विंडो के सामने हाथ बांधे खड़ी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। रेहान उसके पीछे ही आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, रावी मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, हो सकता है मैं तुम्हें कोई सॉल्यूशन दे सकूं। तभी रावी झटके से पलटी और रेहान के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके दिल में बसा डर और दर्द अब आंसू बनकर उसकी आंखों में बह रहा था। रेहान कुछ पल के लिए तो शॉक्ड ही रह गया। फिर वह रावी का सिर सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ रावी, क्या कुछ गलत हुआ है? रावी ने सर उठाकर रेहान की तरफ देखा और अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली, आदित्य मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मैं और कैंडी तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे। कहते हुए रावी ने रेहान के हाथ को थाम लिया। आदित्य ने रावी के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा और तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, बताओ मुझे, आज कुछ हुआ था क्या? रावी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आदित्य अगर कभी तुम्हारी फैमिली तुम्हें मिल गई और वह तुम्हें लेने आई तो क्या तुम उनके साथ चले जाओगे? बोलो, अगर तुम उनके साथ चले गए तो मेरा और कैंडी का क्या होगा? हमारी हैप्पी फैमिली तो टूट जाएगी ना। अब इस बात का रेहान का क्या जवाब देता, क्योंकि उसे तो अपनी पिछली फैमिली के बारे में कुछ भी याद नहीं था। हालांकि वह भी यही सोचता था, इसका परिवार कौन है,
कौन है इसके उसके अपने, क्या है उसकी पहचान, और कहीं न कहीं उसे उम्मीद भी थी कि उसकी फैमिली उसे कभी न कभी तो ढूँढ ही लेगी। लेकिन रावी ने उसे धर्म संकट में डाल दिया था। ऐसा नहीं था कि वह रावी और कैंडी को छोड़ने के बारे में सोचता था। रावी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और कैंडी उसके जीने की वजह बनी थी। कैंडी 1.5 साल की थी जब रेहान उससे पहली बार मिला था और कैंडी ने ही पहली बार उसे डैड कहकर पुकारा था और रेहान ने भी उसे हमेशा अपनी बेटी की तरह ही प्यार किया था। रेहान ने गहरी सांस ली और रावी को शांत करवाते हुए कहा, चलो तुम इधर आओ, पहले सोफे पर बैठो। कहकर रेहान उसे सोफे के पास लेकर आया और उसे बिठा दिया और टेबल पर रखे पानी के गिलास को उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो पियो इसे और खुद को रिलैक्स करो। रावी ने एक नज़र रेहान की तरफ देखा और फिर दोनों हाथों में गिलास को थाम लिया और 2 घूंट पानी पीने के बाद उसने वापस गिलास टेबल पर रखा और सुबकते हुए बोली, आदित्य मेरी बात का जवाब दो, अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने के लिए आई तो क्या तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम हमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दोगे? अब कहीं न कहीं जाकर रेहान को रावी के मन में बसे डर का एहसास हुआ और यह भी सही था कि रेहान रावी और कैंडी को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि रावी ने उसे दूसरी ज़िंदगी दी थी, दिन-रात उसकी देखभाल की थी, वरना कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को इतना वक्त और डेडिकेशन नहीं देता है जितना रावी ने रेहान को दिया था। रावी ने दिन-रात एक कर दिया था रेहान को ठीक करने के लिए, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। तो वह भला ऐसे कैसे कैंडी और रावी का साथ छोड़ दे? रेहान ने रावी का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं रावी, मैं तुम्हें और कैंडी को नहीं छोड़ूंगा। रेहान की बात सुनकर रावी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह खुश होते हुए बोली, तुम सच कह रहे हो ना आदित्य? आदित्य ने भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया। थैंक्स आदित्य। ये कहकर रावी ने रेहान को हक कर लिया तो रेहान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि वह भी समझ रहा था कि इस वक्त रावी को एक दोस्त के सहारे की ज़रूरत है और वह सहारा बनना चाहता था। तो दोस्तों, क्या होगा आगे नया ट्विस्ट इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर सुनें, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।